नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन की दुनिया को तेजी से बदल दिया है। एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात हुआ है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह बदलाव हमारे सोच, हमारी अभिरुचियों और अभिव्यक्तियों का स्वतंत्र विकास भी है। जहां पहले फिल्मों और धारावाहिकों तक पहुंच सिनेमा हॉल या टेलीविजन सेट तक सीमित थी, वहीं ओटीटी ने अब हर व्यक्ति को अपनी पसंद की सामग्री को कभी भी कहीं भी देखने की सुविधा प्रदान की है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने विविध भाषाओं, संस्कृतियों और वर्गों की कहानियों को वैश्विक मंच पर रखा है। ओटीटी पर समाज के अनदेखे और अनकहे पहलुओं को बेझिझक प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे जाति, लिंग, यौनिकता, मानसिक स्वास्थ्य और राजनीतिक यथार्थ। यह न केवल दर्शकों की सोच को विस्तार देता है, बल्कि मुख्य धारा के मीडिया की सीमाओं को भी तोड़ रहा है। हालांकि कंटेंट की अधिकता और अश्लीलता पर चिंताएं भी उठती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आज की सामाजिक चेतना के दर्पण बनते जा रहे हैं। ओटीटी अब केवल स्क्रीन पर नहीं, समाज के भीतर भी क्रांति की एक नई पटकथा लिख रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट्स और सर्वेक्षण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, विशेषकर हमारे देश में। भारत में ओटीटी का उपयोग करने वालों की संख्या 2024 में 14% की वृद्धि के साथ लगभग 547.3 मिलियन अर्थात 54 करोड़ 73 लाख तक पहुंच गई थी। यह हमारी जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा है। यह वृद्धि मुख्यतः एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड AVOD सेगमेंट में 21% की बढ़ोतरी के कारण हुई है। यह स्पष्ट है कि अब लोग खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कंटेंट उन्हें मुफ्त में अवेलेबल हो रहा है, उसे प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर ओटीटी में यह तेजी को हम देख सकते हैं। 2024 में वैश्विक ओटीटी का जो मार्केट था, उसका मूल्य लगभग 235 बिलियन अमेरिकन डॉलर था और यह 2030 तक 595 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी लगभग 16.7% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि टीवी के सामने बैठकर धारावाहिक हो या समाचार, इन्हें देखने की प्रवृत्ति कम होती चली जा रही है और अब मोबाइल या हमारे जो स्मार्ट टीवी है, जहां भी हम जब भी चाहें वहां हम देख सकते हैं। अब लोगों को इस बात की स्वतंत्रता मिल गई है, अपनी सुविधा के अनुसार इन कार्यक्रमों को देखें। ओटीटी का अभिप्राय क्या है? ओटीटी को कहते हैं ओवर द टॉप, यानी ऐसी सेवाएं जो इंटरनेट के माध्यम से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, बिना किसी पारंपरिक केबल या सेट टॉप बॉक्स के। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, जियो सिनेमा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म्स इसके उदाहरण हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ओटीटी ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां फिल्में, वेब सीरीज, संगीत आदि ऑन डिमांड हमें उपलब्ध होता है। तकनीकी रूप से ओटीटी के लिए ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या ऐसे ही ऐप्स का होना आवश्यक है, जिसके कारण दर्शक कहीं भी कभी भी इस तरह की सामग्री को देख सकने में सक्षम है। ओटीटी लोकप्रिय क्यों हुए? ओटीटी की लोकप्रियता के कुछ प्रमुख कारण हैं।
सबसे प्रमुख कारण है ऑन डिमांड व्यूइंग, अर्थात हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुकूल समय में इसे देख सकते हैं। अब हमारे सामने वो मजबूरी नहीं है कि निर्धारित समय पर हम निर्धारित शो देखेंगे। अब हमारे पास जब समय होगा तब हम इस प्रकार के शोज को देख सकते हैं। एक दूसरा बड़ा लाभ यह है कि हमें विभिन्न भाषाओं में सहज रूप से यह कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, उड़िया आदि अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनमें यह कंटेंट हमको उपलब्ध हो रहा है। और यह कंटेंट भी हमको बहुत आसानी से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध है। अनेक प्लेटफॉर्म्स जहां मुफ्त है या बहुत ही सस्ते प्लान्स में, वहां तक हमारी जो रीच है वो अब संभव है। और ये जो ऐप्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं OTT के, ये मल्टीपल डिवाइसेस पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। मोबाइल पर हम देख सकते हैं, टैबलेट पर देख सकते हैं, लैपटॉप पर देख सकते हैं, स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं और एक ही अकाउंट से हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार OTT प्लेटफॉर्म बहुत सहज रूप में, प्रभावी ढंग से अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध है। भारत में OTT का विकास विशेष रूप से कोविड-19 के समय बहुत तेजी के साथ हुआ था। कोविड के दौरान जब सिनेमाघर धीरे धीरे बंद होने लगे, तब बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्में सीधे OTT पर रिलीज करनी शुरू कर दी थी। और इससे लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो नई की नई फिल्में उन्हें घर बैठे सुलभ होती चली गई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनका विश्वास भी बढ़ने लगा। 2024 के अंत तक भारत में OTT यूजर्स की संख्या, जैसा मैंने पहले भी कहा, 54.7 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। विज्ञापन आधारित OTT मॉडल दर्शकों को मुफ्त में अपना ये कंटेंट जो है उपलब्ध करा रहा है और बहुत ही आकर्षक रूप में यह कंटेंट उन्हें मिल रहा है। OTT की इस सफलता ने पारंपरिक मीडिया जैसे टेलीविज़न और सिनेमा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि टीवी की पहुंच अभी तक बहुत दूर तक है, लेकिन जो हमारा आज का युवा है वो OTT प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से आकृष्ट हो रहा है। सिनेमा हॉल में टिकट, पॉपकॉर्न और समय तीनों की लागत और सीमाएं होती हैं, जबकि OTT प्लेटफॉर्म्स हमको सस्ते प्लान्स के साथ और समय की सुविधा जो उसमें है, उस कारण वो दर्शकों को अधिक लोकप्रिय हो रहा है। OTT का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ किसी प्रकार की चुनौतियां नहीं हैं। OTT के विस्तार में भी कुछ चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है उसके कंटेंट की गुणवत्ता और सेंसरशिप। अक्सर ये देखा गया है, ऐसे अनेक विवाद उपजे हैं और मीडिया में भी इसकी कवरेज हुई है कि OTT पर आपत्तिजनक और असंतुलित कंटेंट हमें देखने को मिलता है। इसके लिए भारत सरकार सहित अनेक देशों की सरकारें समय समय पर कुछ अधिनियम बना रही है या इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है OTT प्लेटफॉर्म में, ऐसे में दर्शक के सामने भी ये एक चुनौती है कि कौन से प्लेटफॉर्म को वो चुने जहां बेहतर सामग्री उसको मिल सकती है। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी देश के अनेक ऐसे हिस्से हैं जहां इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है। OTT ने केवल मनोरंजन का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि समाज में कई नए विमर्श भी शुरू किए हैं। जैसे लैंगिक समानता की बात हम करते हैं या LGBTQ जैसे विषय हैं, क्षेत्रीय कहानियां हैं और महिला केंद्रित कथानक हैं। उन्हें नए सिरे से OTT ने अभिव्यक्त किया है, परिभाषित किया है। OTT प्लेटफॉर्म ने छोटे छोटे शहरों के जो कलाकार हैं उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दी है। OTT प्लेटफॉर्म अब केवल फिल्मों और वेब सीरीज तक सीमित नहीं हो गए। उस पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्रीज, शैक्षिक कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक कंटेंट भी दर्शकों को लुभा रहा है। शिक्षा और पत्रकारिता के लिए ये माध्यम एक नए अवसर तलाश रहे हैं या नई संभावनाओं को वो जन्म दे रहे हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है। 2030 तक ये उम्मीद की जा रही है
कि ओटीटी का वैश्विक बाजार 595 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डेटा एनालिटिक्स के सहारे ये जो कंटेंट हमें मिल रहा है वो धीरे धीरे बहुत अधिक पर्सनलाइज्ड भी होता जा रहा है। ओटीटी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अब तो यह एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति है जिसने दर्शकों की सोच को बदल दिया है, दर्शकों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है, उसकी बातचीत के तरीकों को बदल दिया है। यह न केवल रचनात्मकता को एक मंच दे रहा है, बल्कि तकनीकी नवाचार को भी प्रेरित कर रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि आप देखें तो ओटीटी का उदय 2000 के आसपास हुआ था। नेटफ्लिक्स ने 1997 में डीवीडी किराए से इसकी शुरुआत की थी और 2007 में इंटरनेट के माध्यम से वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं शुरू की थीं। इसके बाद हुलू, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंच उभरे। भारत में ओटीटी प्रसार का आरंभ उसी दशक में हुआ जब रिलायंस एंटरटेनमेंट का बिग फ्लिक्स देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म बना, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 2010 में पहली मोबाइल लाइव ऐप नेक्स्ट GTV आई, जिसने 2013-14 में स्मार्टफोन पर IPL क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण करते हुए ओटीटी को एक लोकप्रिय मंच बना दिया, लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के चलते जो हमारी देशी कंपनियां हैं उसमें भी क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट को प्राथमिकता दी जाने लगी। आज भारत में लगभग 60 से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो विभिन्न श्रेणी की वीडियो ऑन डिमांड सेवाएं दे रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे बहुत सारे तकनीकी सामाजिक कारण हैं। क्योंकि इंटरनेट का तेजी से प्रसार हो रहा है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत सरल और सहज होती जा रही है। भारत में विशेषकर 2016 के बाद 4G और 5G की जो क्रांति हुई है, जियो प्रभाव के कारण इसने औसत मासिक डेटा की खपत को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है और करोड़ों नए यूजर इन ऑनलाइन माध्यमों पर आने शुरू हो गए। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी बहुत किफ़ायती दरों पर हमें उपलब्ध होने लगे, जिसके प्रसार ने आम जनता के हाथों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पहुंचा दिया। आज अधिकांश लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से इस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक अपनी रीच को निर्धारित करते हैं। उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखने के प्रति जिस तरह से अभिरुचि बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अब हम टेलीविज़न के जो पारंपरिक शेड्यूल्ड प्रसारण हैं उन्हें छोड़कर ऑन डिमांड कंटेंट की ओर बढ़ने लगे हैं, जिसने ओटीटी क्रांति को आगे बढ़ाया है। ओटीटी की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो आकर्षक ओरिजिनल वेब सीरीज़, फिल्मों और दुनिया भर के शोज़ उपलब्ध कराती हैं। गुणवत्तापूर्ण और एक्सक्लूसिव कंटेंट ने बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि ओटीटी की दुनिया में मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। तकनीक और उनकी जो सोशल हैबिट्स हैं, उन्होंने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनवा दिया है जिस कारण लोग पारंपरिक टेलीविज़न और केबल की जगह ओटीटी को प्राथमिकता देने लगी हैं। वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म मुख्य धारा के हिस्से बन चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर लगभग 3.7 अरब लोग ओटीटी कंटेंट को देखते हैं और ओटीटी उद्योग का जो राजस्व है करीब 24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ओटीटी ऐप डाउनलोड और उसका उपभोग करने का जो समय है वो भी अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। डिज्नी प्लस और हॉटस्टार
जिसका क्रिकेट और बॉलीवुड कंटेंट बहुत अधिक लोकप्रिय है, भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म बन गए हैं। इसके लगभग 50 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता होने का अनुमान है। ओटीटी क्रांति के साथ कई जनहित से जुड़े प्रश्न और अवसर उभरे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने जहां सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई है, वहीं यह सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग के लोगों को मिले और इसके दुष्प्रभावों को कहीं नियंत्रित किया जा सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बार अश्लीलता और हिंसा से जुड़ी ऐसी सामग्री प्रसारित कर दी जाती है जिसका बच्चों और किशोरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां सिनेमा के लिए हमारे देश में सेंसर बोर्ड बना हुआ है, वहीं टेलीविज़न पर भी एक सीमा तक सामग्री सेंसर होकर के आती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई व्यवस्था न होने के कारण और युवाओं की जो स्क्रीन टाइम की प्रवृत्ति है वो काफ़ी अधिक बढ़ गई है, इसलिए इसके साथ अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हैं वो इसके साथ जुड़ गए हैं और उसके लिए कहीं न कहीं एक राष्ट्र स्तर पर या वैश्विक स्तर पर चिंताएं भी प्रकट की जा रही हैं। परिवार में पहले सब लोग मिलकर टेलीविज़न देखते थे, सिनेमा देखते थे, पर ओटीटी ने हमारी इस व्यूइंग हैबिट को एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया है। तो पारिवारिक साझा मनोरंजन का अनुभव अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। साथ ही समाज में जो कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है वह कंटेंट अनेक वर्गों की भावनाओं को भी आहत कई बार करने के आरोप लगे हैं। वेब सीरीज पर प्रसारित होने वाली अशोभनीय भाषा और धार्मिक संदर्भों को लेकर के अनेक विवाद हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ने जहां एक और नए विचारों पर चर्चा करना संभव कर दिया है, नए विचारों को एक नया मंच दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारे सामाजिक मूल्यों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। पारंपरिक सिनेमा और टेलीविज़न प्रसारण पर हमारे देश में लंबे समय से कुछ नियम और दिशा निर्देश रहे हैं। जैसे सेंसर बोर्ड फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है और टीवी चैनल्स के लिए एक कार्यक्रम संहिता बनी हुई है, लेकिन ओटीटी के जरिए जो सामग्री प्रसारित की जा रही है इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण अभी तक नहीं है। हालांकि आईटी कानून के दायरे में स्वनियमन की नीति अपनाई गई है। ओटीटी के तहत 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र हमारे यहाँ लागू किया गया है। प्लेटफॉर्म स्तर पर सेल्फ रेगुलेशन, उद्योग स्तर पर एक स्वनियामक संगठन और सरकार द्वारा एक निरीक्षण निकाय। ये नियम ओटीटी को अपने कंटेंट का आयु निर्धारण, वर्गीकरण करने और यूजर शिकायतों को संभालने और आपत्तिजनक सामग्री पर स्वयं कार्रवाई करने को कहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को परामर्श जारी कर यह याद दिलाया है कि वह अश्लील और अभद्र कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करें और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करें और बच्चों के लिए अधिक संवेदनशील बने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भी वे गंभीरता से लें, उनका उल्लंघन न करें। इसके बावजूद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप एक व्यापक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक और चिंता है, बिना किसी निगरानी के ऑनलाइन माध्यमों पर अश्लील भाषा, अत्यधिक हिंसा, भ्रामक समाचार या सामाजिक वैमनस्य जैसी सामग्री प्रसारित की जा रही है। 2023 का प्रस्तावित प्रसारण सेवा नियमन विधेयक कहीं इस बात की संभावनाओं को प्रकट करता है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रसारणों पर कहीं न कहीं कोई नियामक ढांचा जो है वो बनाए जाने की शुरुआत की जा सकेगी। इस प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान किए जाने की संभावना है कि प्रत्येक ओटीटी मंच को एक आंतरिक सामग्री मूल्यांकन समिति बनानी होगी जो प्रसारण से पहले अपने कंटेंट को प्रमाणित करे। साथ ही एक राष्ट्रीय प्रसारण प्राधिकरण की स्थापना की वकालत की जा रही है, जहां एक ऐसी कार्यक्रम संहिता बनाई जाए जिसका उल्लंघन करने पर अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस तरह के नियमों उपनियमों की आलोचना भी की जा रही है
क्योंकि सरकार के हाथ में बहुत सारे अधिकार चले जाएंगे। इस कारण कुछ नई तरह की चुनौतियां और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और आलोचकों को यह भी चिंता है कि ये व्यापक अधिकार मुक्त अभिव्यक्ति को भी कहीं संकुचित कर सकते हैं और सरकारी आलोचना वाले कंटेंट को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के प्रयासों को जहां रचनात्मक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना जा रहा है, वहीं एक वर्ग का यह भी तर्क है क्योंकि ये एक सामाजिक माध्यम है, इसलिए कहीं इन पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की दिशा में अपना एक विशेष जिम्मेदारी का भाव वहन करें। उन्हें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उसकी निहित जो संवेदनाएं हैं, उनको भी एक तरह से अनुसरण करना होगा, उनकी भी पालना करनी होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ओटीटी कंटेंट मॉड्यूलेशन में एक संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक सामूहिक भावना के साथ बैठ करके चिंतन मनन करके हम कोई एक ऐसे दिशा निर्देश लागू करें जहां रचनात्मक स्वतंत्रता का गला भी न घोटा जाए और समाज में जो वैमनस्य का भाव फैल रहा है उसे भी नियंत्रित किया जा सके। जो हमारे परंपरागत माध्यम थे उन पे लोगों का विश्वास बना हुआ था, चाहे हम रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, ये हमारे घर घर में पहुंच गए थे और आम आदमी का इन पर विश्वास बना हुआ था। ओटीटी का आगमन हुआ तो उसने इस पारंपरिक मीडिया को एक कड़ी टक्कर दी है और दोनों के बीच इस टक्कर ने मनोरंजन की दुनिया में एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। पारंपरिक माध्यमों में जहां किसी कार्यक्रम के प्रसारण का समय पूर्व निर्धारित होता है और दर्शकों को वो उसी समय देखना अपेक्षित होता है, इसके विपरीत जैसा हमने कहा, ओटीटी एक तरह से ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी दर्शक अपने सुविधानुसार कोई भी एपिसोड या फिल्म कभी भी देख सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसने युवाओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। जो फिल्में थिएटर में रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद अब इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने लगी हैं, जो युवाओं में विशेष लोकप्रिय हुई हैं क्योंकि सिनेमा घर की अनिवार्यता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो पारंपरिक मीडिया का कंटेंट था वो भी अब तेजी से बदल रहा है। समाचार चैनल निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं, लेकिन ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहा है वो अपेक्षाकृत विविध और बोल्ड प्रकृति का है। इसमें आप प्रयोगधर्मी कहानियां देख सकते हैं, यहाँ आप प्रयोगधर्मी कहानियों पर आधारित वेब सीरीज देख सकते हैं, जो एक औपन्यासिक शैली में कोई सीरियल देख सकते हैं। यहाँ स्वतंत्रता अधिक है और कंटेंट में भी वैविध्य का विस्तार हुआ है। जो हमारे परंपरागत माध्यम है, रेडियो या टेलीविज़न, उनका जो मुख्य राजस्व है, उसका जो स्रोत है वो विज्ञापन है, इस प्रकार ये अनुदान है, जहां आईआरपी के आधार पर ऐड मिलते हैं। ओटीटी पर दो तरह के मॉडल काम करते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन आधारित, जहां यूज़र उसका जो सब्सक्रिप्शन पे करके विज्ञापन मुक्त प्रीमियम सेवाएं ले सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम। और विज्ञापन आधारित जहां कंटेंट मुफ्त होता है लेकिन बीच बीच में वहां विज्ञापन चलते रहते हैं, जैसे MX प्लेयर, यूट्यूब आदि। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल भी हैं, जैसे कुछ कंटेंट फ्री है तो कुछ प्रीमियम है। ओटीटी पर जो विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं उन्हें जो उसका यूज़र है, उपयोग करता है, वो उन्हें स्किप भी कर सकता है। मीडिया और मनोरंजन का बड़ा हिस्सा टीवी और फिल्मों से आता है, लेकिन अब ओटीटी ने अपने पैर तेजी से फैलाने शुरू कर दिए हैं। 2017 तक ऑनलाइन वीडियो का कुल मनोरंजन बाजार में योगदान जहां सिर्फ 8% था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 24% हो गया है। स्पष्ट है
निवेश और विज्ञापन बजट दोनों में अब ओटीटी की तरफ शिफ्ट बढ़ता चला जा रहा है। ओटीटी ने एक व्यक्तिगत अनुभव दिया है। ओटीटी का जो कंटेंट है उसने हमें ग्लोबल एक्सेस दिया है। आज आप इन कंटेंट पर स्पेन, फ्रांस, रूस आदि अनेक देशों की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन्हें देख सकते हैं, वहाँ का थिएटर देख सकते हैं। इसी प्रकार जो विदेशी दर्शक हैं वो भारतीय जो थिएटर आदि है उसको भी देख सकते हैं, जबकि आज के कुछ समय पहले तक जो हमारा टेलीविज़न युग था उसमें ये सारी चीज़ें दुर्लभ थी। संक्षेप में ओटीटी मीडिया और पारंपरिक मीडिया एक दूसरे के पूरक भी हैं तो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं। अनेक टीवी चैनलों ने अपने ओटीटी ऐप जैसे ZEE5, सोनी लिव आदि शुरू कर दिए हैं और अनेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लाइव टीवी चैनल्स या स्पोर्ट्स स्ट्रीम भी करने लग गए हैं, जैसे जियो सिनेमा पर IPL क्रिकेट प्रसारण। आने वाले समय में संभवतः कंसोलिडेशन होगा, जहां पारंपरिक मीडिया घराने ओटीटी सेवाओं में निवेश बढ़ाएंगे और ओटीटी के बड़े खिलाड़ी पारंपरिक ब्रॉडकास्ट अधिकार हासिल करेंगे। दर्शकों के लिए दोनों माध्यमों की अपनी एक प्राथमिकता होगी, अपना एक महत्व होगा। जो जैसी सुविधा चाहता है वो ओटीटी चुनेगा या पारंपरिक मीडिया को चुनेगा। जहां वह सहजता और सामूहिकता चाहता है वहां उसके लिए टीवी और सिनेमा प्राथमिकता के माध्यम होंगे। आज छोटे छोटे कस्बों में यूट्यूब और वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियोस बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका समाज पर मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण युवाओं को भी अपने शहरी मित्रों की भांति या शहरी लोगों की भांति मनोरंजन के नए नए स्वरूप उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं सूचनाएं भी मिल रही हैं। जैसे एक दौर में सोशल मीडिया को सूचनाओं का जनतांत्रिकरण कहा गया था, अब ऐसा लगता है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जानकारी का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं। वे भी राष्ट्रीय चर्चाओं के सहभागी बन रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मुख्य धारा में महसूस करते हैं। कुछ ग्रामीण उभरते कलाकारों ने ओटीटी चैनल्स के माध्यम से वेब फिल्मों में पहचान बनाकर अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति भी हासिल की है। उपलब्धियां उन्हें भी बहुत मिली हैं। तो एक तरह से लोकल टैलेंट को भी मंच मिला है। जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के मेल से इमर्सिव स्ट्रीमिंग संभव है। अर्थात हम एक हेडसेट लगाकर ऐसा महसूस कर सकते हैं मानो उस कार्यक्रम में हम स्वयं शामिल हो गए हैं। वो हेडसेट आपको उस घटना के साथ कहीं जोड़ देगा। आप खेल के मैदान में पहुंच सकते हैं या आप युद्ध के मैदान में भी हो सकते हैं। तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स के प्रति और अधिक गहराई के साथ जोड़ेगी। इस प्रकार इस डिजिटल परिवर्तन ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया है, सामग्री सृजन को लोकतांत्रिक बनाया है, छोटे निर्माताओं को एक वैश्विक पहचान दी है। साथ में ही इसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी सामाजिक चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, वो भी कहीं न कहीं उजागर होने लगी हैं। जैसे डिजिटल विभाजन, सांस्कृतिक संतुलन, अभिभावकीय नियंत्रण और अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम नियमन या सेंसरशिप। तटस्थ विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म न तो वरदान है न अभिशाप है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रभाव का दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि हम इसे संचालित कैसे करते हैं। अगर डिजिटल पहुंच को व्यापक कर सभी भाषाओं और वर्गों तक उसकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करके एक विवेकपूर्ण वातावरण निर्मित कर पाते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जनहित में क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में
ओटीटी और पारंपरिक मीडिया मिलकर एक संतुलित सह अस्तित्व की ओर बढ़ेंगे, जहां तकनीक और रचनात्मकता के संयोग से दर्शकों को एक बेहतर अनुभव मिलेगा। ओटीटी का भविष्य निरंतर विकास, नवाचार और जिम्मेदारी, इन 3 स्तंभों पर टिका होगा। हमें आशावादी रहना चाहिए। हर तकनीक अपने साथ नए खतरे, नई चुनौतियां, नई संभावनाएं लाती है और यह माध्यम भी शिक्षा, जागरूकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में अपनी एक सशक्त, सार्थक भूमिका तलाशेगा, बशर्ते इसका उपयोग हम समझदारी और विवेक से करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा एक छोटा सा अनुरोध, हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और YouTube पर अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। जय हिंद, जय भारत।